हर डॉक्टर के सफ़र में कहानी होती है, लेकिन एक न्यूरोसर्जन की कहानी थोड़ी अलग होती है। मालूम है कि मेरी जब एग्ज़ाम हुई थी, तो सिर्फ़ 3% रिज़ल्ट आया था। तो आप सोच सकते हो कि 100 में से सिर्फ़ 3 लोग पास हुए। सर हिम्मतनगर ही क्यों? आपने क्यों हिम्मतनगर को चूज़ किया और कब से हिम्मतनगर में काम कर रहे हो? 20,000 पर मंथ में पढ़ाई भी करना है, फैमिली को भी रन करना है। हाँ, मेरा पहले से ही सपना था कि मैं हिम्मतनगर में ही हॉस्पिटल खोलूँगा। कि आपने न्यूरोसर्जन टॉपिक ही क्यों चुना? क्योंकि ये सबसे टफेस्ट फील्ड मानी जाती है सर्जरी में। तो आपने वो कब से चूज़ किया और या क्या फिर आपका बचपन का ही सपना था कि मुझे एक अच्छा न्यूरोसर्जन ही बना? तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे नहीं मालूम था न्यूरोसर्जरी क्या होता है, लेकिन दिमाग में घुस गया कि मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा और मैं हिम्मतनगर में ऐसे कोई पेशेंट होगा तो उसकी जान बचाऊंगा। अच्छा। So this was a dream of a small boy. जब एमबीबीएस होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बेस्ट डॉक्टर बन गए, लेकिन जब एमसीएच जब एमएस पास करते हो तो तुमको लगता है तुमको कुछ नहीं आता है, और जब एमसीएस करते हो तो तुमको लगता है तुमको 1% भी नहीं आता। रिवर्स है। लोग सोचते हैं कि जब तक तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा डर कम होता ये जाएगा। उल्टा नहीं, है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि जितना तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुमको नॉलेज है कि क्या गलत होगा, क्या हो सकता क्या है? हो सकता है, क्या। मैंने सुना है लोगों से कि इंडिया में डॉक्टर्स लोग को 22-24 आवर्स काम करना पड़ता है। कभी-कभी तो बोलते हैं कि आप 36 घंटे से काम कर रहे हो। ऐसा होता है कि आपके सफ़र में? मैं जब एमएस में ज्वाइन हुआ था, ओके। 5 दिन तक मैं अपनी हॉस्टल के बिस्तर में नहीं सोया। 5 दिन तक 5 हॉस्पिटल दिन में तक। रहे। यस, सेम क्लोथ्स, सेम अंडरवेयर, सेम थिंग्स। स्वागत है आपका सवाल जवाब के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां सुनने मिलेगी कुछ ऐसी बातें जो पहले कभी सुनी नहीं होगी। आज हमारे साथ है डॉक्टर हार्दिक पटेल न्यूरो प्लस हॉस्पिटल हिम्मतनगर से, जो कि एक न्यूरोसर्जन है। हर डॉक्टर के सफर में कहानी होती है, लेकिन एक न्यूरोसर्जन की कहानी थोड़ी अलग होती है। जब लोग सो रहे होते हैं तब ये ह्यूमन ब्रेन और स्पाइन में सर्जरी कर रहे होते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे जरा सी भी गलती पूरी जिंदगी बदल देती। प्रेजेंटिंग डॉक्टर हार्दिक पटेल सर, वेलकम टू सर अवर चैनल। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताइए ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ न्यूरोसर्जन इन हिम्मतनगर। हमारा न्यूरो प्लस हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारा 4 डॉक्टर्स की टीम है, ओके। जहाँ पे हम ब्रेन और स्पाइन रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी टीम के अंदर 2 न्यूरो सर्जन्स हैं, 2 हुँ, न्यूरो फिजिशियंस हैं, ओके। आईसीयू है और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके द्वारा हम पेशेंट्स की अच्छी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर हिम्मतनगर ही क्यों? आपने क्यों हिम्मतनगर को चूज़ किया और कब से हिम्मतनगर में काम कर रहे हो? मेरा बॉर्न हिम्मतनगर में ही हुआ, ओके, और मैंने पढ़ाई भी हिम्मतनगर में ही की है, स्कूलिंग और वो सब। ओके, और पापा और वो सब फैमिली यहीं हिम्मतनगर से ही थे। ओके। तो सोचा कि हिम्मतनगर अपने धर्मभूमि है, तो वहाँ पे आके कुछ किया जाए। हुँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैं क्यों हिम्मतनगर में न्यूरो सर्जन बन के आया, हुँ, हुँ, लेकिन मे बी वो देखेंगे, फिर कभी बात करेंगे। ओके। सर अभी तो लोग आपको सर एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन समझते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सफ़र है, जो स्ट्रगल आपने की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप? अगर उसके बारे में सुनना है तो मे बी काफ़ी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत लेकिन नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है सर। वी कैन स्टार्ट कि जैसे 12th स्टैंडर्ड में जब मेरा 12th स्टैंडर्ड था तब गुजरात राइट्स हुए थे। ओके, सो हमारे स्कूल का जो एग्ज़ाम सेंटर था वो 60 किलोमीटर्स दूर था। तो सिर्फ एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले ही हम वहाँ पे जाके किसी रिलेटिव के घर पे रहे थे। ना बुक्स थी, ना कुछ था, क्योंकि राइट्स की वजह से ना हम हिम्मतनगर वापस आ पा सकते थे, ना ही स्कूल जा सकते थे। कुछ भी करके
अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, वो मे बी रायट्स पे मैं नहीं डाल सकता, मे बी मेरी गलती भी हो सकती है। लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर इंडिया के अंदर मेडिकल में तो लेना मुश्किल था। अच्छा, फिर पापा ने बोला कि चलो अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो फिर कुछ ओवरसीज़ में ट्राई करते हैं। ओके। फिर मैं ओवरसीज़ गया। ओवरसीज़ में जैसा हम देखते हैं मूवीज़ में ऐसा कुछ होता नहीं है और नए लोग, नई भाषा, नई जगह और लाइफ में पहली बार आप फैमिली से हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहे हो। तो फिर वहाँ पे जाके 6 साल निकाले। कट शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी स्टोरीज़। 6 साल निकाले, 6 साल निकालने के बाद और एक स्ट्रगल आएगी। अगर तुम वहाँ ओवरसीज़ से लेके तुम डिग्री लेके आते हो तो इंडिया में काम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम देनी पड़ती है। यस, सो उसके लिए एमसीआई की एग्ज़ाम होती है, ओके, व्हिच इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट। इनफैक्ट जब हमारा एग्ज़ाम्स हुआ था तब दैट वाज़ जस्ट बिगिनिंग। हुँ। सो मुझे मालूम है कि हमारा मेरी जब एग्ज़ाम हुई थी तो सिर्फ़ 3% रिज़ल्ट आया था। सो आप सोच सकते हो कि 100 में से सिर्फ़ 3 लोग पास हो रहे थे। अच्छा, बट बाय तो गॉड बहुत ग्रेस हो गया। आई क्लियर्ड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फिर मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। इंडिया में अप्लाई किया और क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स मलेशिया में भी थे हुँ। तो मैंने मलेशिया में भी अप्लाई किया। लकीली मुझे मलेशिया से इंटर्नशिप का लेटर जल्दी आ गया अच्छा। और विद वेरी गुड सैलरी, स्टाइपेंड बोलते थे। हुँ। सो आई चूज़ टू गो टू मलेशिया। वहाँ पे मैंने 2 इयर्स इंटर्नशिप किया। ओके। जैसे इंडिया में 1 साल होती है हुँ। और मलेशिया में 2 साल इंटर्नशिप थी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल हुआ क्योंकि वहाँ पे मैं फॉरेनर था, इंडियन था, लोकल नहीं था। तो फिर वहाँ पे अ, स्ट्रगल किया कि मुझे करना न्यूरो सर्जरी था पहले से। ओके। तो न्यूरो सर्जरी में वहाँ पे वो जाने नहीं दे रहे थे। कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ही जाने के लिए बोल रहे थे। समहाउ लक लक बोलो या कुछ भी बोलो या मतलब दिल की चाह बोलो, तो वहाँ पे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में मैंने फिर जॉइन किया और 2 एंड हाफ तक ईयर्स तक मैं वहीं पे था। ओके। फिर से एक स्ट्रगल आया कि क्योंकि मैं फॉरेनर था तो वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया अच्छा। और जो हमारे बॉस थे उन्होंने बोला कि वो तो एक्चुअली उन्होंने 1 साल से ट्राई किया मुझे वहाँ पे एडमिशन देने के लिए। हुँ। क्योंकि वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ पे बॉसेस आपको रिकमेंड करेंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप वापस इंडिया जाओ, डिग्री लो और वापस आ जाओ और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ओके मतलब दैट एमएस इज़ की डिग्री। यस, ओके, अ, एमसीएच एमसीए सॉरी। एमसीएच। सो फिर तब तक तो मैंने वहाँ पे मेरा खुद का घर था ओके। और सब कुछ वहाँ पे सेटल कर दिया था, मेरा वाइफ थी और फिर वो सब छोड़ के मुझे वापस फिर से इंडिया आना पड़ा। हुँ। इंडिया आके एमएस क्लियर किया। फिर से एक हर्डल बोल सकते हो कि जिस दिन मेरी एमएस की एग्ज़ाम थी, उसके 5 दिन के बाद ही नीट एसएस की एग्ज़ाम थी। ओके। तो ना ही तुम नीट एसएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर भी मैंने जैसे ही एमएस की एग्ज़ाम क्लियर की और नीट एसएस के एग्ज़ाम में बैठ गया और नीट एक्सेस के एग्ज़ाम के अंदर अच्छा रैंक आने की वजह से यूनिवर्सिटी मिली मुझे बेलगाम में। हुँ। तो मतलब इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि जब मैं एमएस कर रहा था तो फाइनेंशियल बर्डन भी था। एक हुँ। बार तुमने एमबीबीएस कर लिया, मैं मलेशिया में कमा रहा था, फिर से मैं इंडिया में आया। अब पेरेंट्स से पैसे भी नहीं माँग सकते, ठीक है? ओके। तो मेरी स्टाइपेंड थी ओनली 20,000 फॉर फर्स्ट ईयर, हुँ। देन सेकंड ईयर वाज़ 22,000 और थर्ड ईयर थी 25,000। ओके। सो 20,000 में मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे और रेंटेड हाउस में रहना हुँ। मतलब इट वाज़ नॉट ईज़ी एंड एक होता है ना कि यू कैन नॉट आस्क मनी वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम पेरेंट्स पे आफ्टर यू बिकम अ तो डॉक्टर। मतलब ऑफ कोर्स माय फादर हैज़ हेल्प्ड मी एवरी स्टेप। या मतलब जब भी मैंने
अगर 1 रुपया माँगा है तो उन्होंने 2 रुपया दिए हैं। ये लेकिन फिर भी एक अंदर से रहता था कि नहीं माँगना है, होता है तो स्ट्रगल करके भी निकालना है। निकल सो दैट वाज़ वन ऑफ द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ कि ओके 20,000 पर मंथ में पढ़ाई भी करना है, फैमिली फैमिली को भी रन करना है। सेम थिंग हैपेंड कि मैंने जब एमसीएच में एडमिशन लिया, वहाँ मेरी सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ हुई 40,000 बट दैट वाज़ आउट ऑफ द स्टेट, मैं कर्नाटका में था। तो वहाँ पे भी वही स्ट्रगल हो रही थी। 40,000 में एक अलग स्टेट में रह रहे हो, दूसरे स्टेट में रह रहे हो, दूसरे लैंग्वेज के साथ, बैरियर दूसरे लोगों के साथ। सो इट इज़ नॉट ईज़ी। समहाउ एमसीएच क्लियर हुआ, फिर आगे क्या? तो जब वापस आए तो पापा ने बोला कि आप अहमदाबाद में ही हॉस्पिटल खोलो, अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करो। लेकिन अहमदाबाद के अंदर मुझे पर्सनली पसंद नहीं था क्योंकि मतलब जितना पेशेंट्स को तुम ठीक करोगे और तुमको जितनी खुशी छोटे सेंटर में मिलती है उतनी बड़े नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे लोग जानने वाले होते हैं, आप यस पहले कभी मिले हुए हैं, अपने रिश्तेदार लोग रहते हैं यहाँ, यस यस तो इसलिए सो एनी हाउ मेरा पहले से ही सपना था कि मैं हिम्मतनगर में ही हॉस्पिटल खोलूंगा। वो दूसरी स्टोरीज हैं जो मे बी बाद में बात कर सकते हैं। फिर तो बहुत से लोगों को पूछा कि हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या है। बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया कि नहीं, आपका सब्जेक्ट बहुत डेंजरस है, पेशेंट्स का डेथ हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अकेले मत करो, कोई Yes. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन हो। जॉइन मैं भी यही सुनना चाहता हूँ कि आपने न्यूरोसर्जन टॉपिक ही क्यों चुना, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट फील्ड मानी जाती है सर्जरी में, तो आपने वो कब से चूज किया, और या क्या फिर आपका बचपन का ही सपना था कि मुझे एक अच्छा न्यूरोसर्जन ही बनना है? ओके, इसका एक्चुअली 100% मेरा न्यूरोसर्जन मैंने चूज करना था, वो दो रीजंस की वजह से। एक रीजन जो 30 साल पुराना है और एक रीजन जो 20 साल पुराना है। ओके जो 30 साल पुराना रीजन ये है कि मैं जब छोटा था तो हमारे अ, मामा जो है वो अहमदाबाद में रहते थे। ओके तो उस वक्त हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी की ऐसे कुछ नहीं, नहीं तो हम जीप में ट्रांसपोर्ट कर देते, हिम्मतनगर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हिम्मत हिम्मतनगर। तो एक टाइम जब हम हिम्मतनगर अहमदाबाद से वापस आ रहे थे हिम्मतनगर को, तो रास्ते में हमारे आगे ही एक जीप थी जिसका एक्सीडेंट हुआ। ओ फिर हम वहाँ पे स्टॉप हुए, वहाँ पे देखा तो बहुत सी डेथ, बहुत से लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, अच्छा लेकिन 2 या 3 लोग बचे हुए थे। फिर उनको हम लेके हिम्मतनगर गए क्योंकि वो हिम्मतनगर के नज़दीक में था। फिर हिम्मतनगर पहुँचे तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि इनको हेड इंजरी हुई है, तो आपको तुरंत ही अहमदाबाद जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैसिलिटी हिम्मतनगर में अवेलेबल नहीं है, नहीं कोई न्यूरोसर्जन नहीं है। अच्छा सो मैं तो बहुत छोटा था, मतलब आई थिंक मैं था अराउंड 10-12 इयर्स का, जब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि न्यूरोसर्जन क्या होता है। क्या होता है? तो फिर हम वो उनको लेके अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद जाते-जाते एक आदमी मर गया ओ और एक आदमी अच्छे से पहुँच गया, लेकिन और एक आदमी था जो मर गया। डेथ फिर तब मैंने पापा से पूछा कि हिम्मतनगर में डॉक्टर तो थे, फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि अहमदाबाद जाना है? जवाब तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये न्यूरोसर्जन्स का काम होता है, न्यूरोसर्जन्स बहुत टफ है, बहुत बड़ी बहुत कम न्यूरोसर्जन्स होते हैं, तो अपने हिम्मतनगर में न्यूरोसर्जन नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे लेके आना। तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे नहीं मालूम था न्यूरोसर्जरी क्या होता है, क्या लेकिन दिमाग में घुस गया कि मन मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा और मैं हिम्मतनगर में ऐसे कोई पेशेंट होगा तो उसकी जान बचाऊंगा। बचा सो दिस वाज अ ड्रीम ऑफ अ स्मॉल बॉय ओके कि एक छोटा-सा बच्चा जो एक ड्रीम देख लिया, उसको नहीं मालूम है वो कैसे अचीव करेगा, क्या कहते लेकिन उसके दिमाग में ये घुस गया कि वो न्यूरोसर्जन बनेगा। बन उसको ये नहीं मालूम है कि न्यूरोसर्जन इंजीनियर होता है, कि न्यूरोसर्जन कारपेंटर होता है, क्या होता क्या होता है? है। लेकिन उसको मालूम था कि उसको न्यूरोसर्जन बनना है। तो तो कट शॉर्ट, जब 12th पास हुआ तो
जब एडमिशंस कहीं नहीं मिल रहे थे, फिर फॉरेन कंट्री में गए, तो वो भी एक रीज़न था कि मैंने जब मार्क्स कम भी थे तो भी मैंने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो इसीलिए फिर ओवरसीज जाके पढ़ाई करनी पड़ी। सो बहुत मतलब पापा ने बोला कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं नहीं बेच सकता, या वो अब आप फार्मेसी कर लो, नर्सिंग कर लो, नर्सिंग का नर्सिंग इज बेस्ट, फार्मेसी इज बेस्ट। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बनना था न्यूरो सर्जन, फिनिश, समझे कि नहीं? वो भी सब कुछ देख रहे हाँ, होंगे उस टाइम में, उनका फैमिली करेक्ट, कैसा बैकअप कैसा करेक्ट, है, क्या करता है। करेक्ट, करेक्ट। सो जब तक मैं न्यूरो सर्जन बनने नहीं वाला था, तब तक मैं रुकने वाला नहीं था। ओ तो दैट वाज़ अ फर्स्ट स्टोरी कि व्हाई आई चूज़ न्यूरो सर्जरी। ओके, सेकंड सेकंड स्टोरी इज़ वेरी शॉर्ट। जब मैंने एडमिशन ले लिया था और उसके फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं वापस फर्स्ट टाइम इंडिया में वापस आया, तो मेरे एक फ्रेंड बना था, उसके फादर न्यूरो सर्जन थे। ओके। तो एक बार हम वैकेशन था तो फिर मैं उनके घर पे गया था। तो उन्होंने एक सर्जरी के अंदर ब्रेन खोला हुआ था, और हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों मेडिकल में ऑलरेडी जॉइन थे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस खत्म हो गया था, तो उन्होंने बुलाया हमको और बोला कि देखो ये क्या है। फिर मुझे तो नहीं मालूम था, क्योंकि पेशेंट का सिर्फ ब्रेन था, बाकी सब कवर था, ओके, तो ये कुछ भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि शरीर के अंदर क्या धड़कता है? दिल। तो मैंने बोला दिल धड़कता है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ दिल नहीं धड़क, हुँ, आप यहाँ पे देखो, दिमाग भी धड़कता है। धड़कन। तो जब मैंने वो ब्रेन देखा, दैट पल्सेशन, कि जैसे ब्रेन हिलता है, ये वो, ओके, दैट दैट वेंट इनटू माय माइंड सो डीपली हियर कि आई वांट टू बिकम अ न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन नो, उसके बाद एक फिक्स हो गया कि अब न्यूरोसर्जन बनना है। बन रही है। ट्रस्ट मी, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि न्यूरोसर्जन कैसे बनते हैं, ओके, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के सिर्फ 1 साल खत्म करके वापस आए थे। ओ समझ गया। अभी न्यूरोसर्जन एक सुपर स्पेशलिटी मानी जाती है, तो लोगों को भी बताइए कि ये कैसे सुपर स्पेशलिटी है? मतलब क्या इसमें डीपली नॉलेज लेना पड़ता है? कैसे इसकी पढ़ाई होती है? मतलब सबका ड्रीम होता है कि आपको देख के बहुतों का ड्रीम बना होगा कि मैं भी एक न्यूरोसर्जन बनूँगा। तो आप उसका एक सफ़र बताइए कि कैसे कर सकते हैं इसको? न्यूरोसर्जन सफ़र तो लंबा ही है, लेकिन मतलब अभी तो सब कुछ सबको मालूम होता है कि एमबीबीएस किया, उसके बाद एमएस किया। एमबीबीएस तुमने 6 साल किया, 3 ओके, साल एमएस किया, और उसके बाद और 3 साल न्यूरोसर्जरी करने के बाद आप न्यूरोसर्जन बन सकते हैं। ओके। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट, प्रॉब्लम इज़ हर कोई को न्यूरोसर्जन बनना है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो हार जाता है, जाते हैं, हाँ, जो है। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी, है ना? यू यू आर अवे फ्रॉम फैमिली, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत टफ एग्ज़ाम्स होती है, इट्स लाइक अ मिलिट्री ट्रेनिंग। ओह! जैसे मिलिट्री में तुमको 50 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ाएँगे, दौड़ाएँगे। और तुमको लगेगा साला मैं कभी 50 किलोमीटर कब दौड़ूँगा? हुँ, लेकिन जब दुश्मन पीछे पड़ा होता है ना, तो 5 किलोमीटर अगर तुम 50 किलोमीटर की तरफ दौड़ गए, हुँ, तो हुँ। हो सकता है बच जाओगे। ओके। तो हाँ, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेडिसिन का, हुँ, हुँ, हुँ। वो वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, एमबीबीएस इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, जो आपका हुँ, हुँ। फाउंडेशन करता है। करता है। उसके देखो, ऐसे थोड़ा मज़ाक में अगर बोलूँ तो हुँ। हर फैमिली बोलेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। बनेगा, लेकिन अगर बच्चे को पसंद भी नहीं है, तो वो तब तो सिर्फ़ एमबीबीएस तक बने, बनेगा। क्योंकि एमबीबीएस तक कोई भी लड़का है, तो वो फैमिली की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर बन सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद एमएस और एमसीएच हुँ, हुँ। वो तभी पास कर पाएगा, या तभी उसको फेस कर पाएगा, अगर वो उसके दिल में चाह है कि वो उसको पूरा करना है, वरना वो कभी नहीं कर पाएगा। वरना वो एमएस से ही वापस आ जाएगा। एक पैशन होना चाहिए कि पैशन होना चाहिए कि मुझे करना ही। करना ही है, तो ही वो कर पाएगा। अगर उसको ये है कि नहीं पापा की वजह से मुझे करना है, वो कभी नहीं पास कर नहीं पाएगा। अगर उसको ये है कि मैं इसलिए पास करूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो कभी नहीं पास कर पाएगा। अगर उसको पैशन है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, तो ही वो एमएस तक क्लियर करेगा।
तो और ट्रस्ट मी, एमसीएच जो सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, आई टेल यू, जब सुपर स्पेशलिटी की बात आती है ना, तो पागल डॉक्टर्स ही सुपर स्पेशलिटी क्लियर कर सकते। अच्छा, यस, क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी के 3 साल है, वो लाइफ के सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाले हैं। आप फैमिली से दूर रहोगे, तब तक आपकी शादी हो गई होगी, वाइफ आपसे टाइम मांग रही होगी, ना भाई मुझे टाइम टाइम दे पाओगे, अगर बच्चे हैं तो और भी बुरा है, है। समझेगी नहीं। सो सुपर स्पेशलिटी इज द मोस्ट स्ट्रगल्ड पीरियड। ओके, और अगर डेफिनेटली मैंने बोला कि जुनूनी लोग ही सुपर स्पेशलिटी क्लियर कर सकते हैं। ओके, मतलब इसमें कोई अलग वर्क कल्चर होता है कि आप एमसीएच कर रहे हो तो काम करने का तरीका कैसा होता है एमसीएच? नहीं ऐसा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। वो बोलते हैं ना कि अगर तुमको उसका नॉलेज नहीं है तो उनको डर भी नहीं लगेगा। नहीं, नहीं। जब एमबीबीएस होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बेस्ट डॉक्टर बन गए, लेकिन जब एमसीएच जब एमएस पास करते हो तो तुमको लगता है तुमको कुछ नहीं आता है, और जब एमसीएच करते हो तो तुमको लगता है तुमको 1% भी नहीं आता है। रिवर्स है, लोग सोचते हैं कि जब तक तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा डर कम होता ये जाएगा, नहीं, उल्टा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि जितना तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुमको नॉलेज कि क्या गलत होगा, क्या हो सकता क्या है? हो सकता है, क्या बैड हो सकता है। तुम्हारी एक गलती पूरी ज़िंदगी किसी की यस, तुम्हारी एक गलती पूरी जिंदगी किसी की बिगाड़ सकती हुँ, है, स्पेशली न्यूरो सर्जरी। एवरी सर्जरी इज अ लाइफ सेविंग सर्जरी। यस। एवरी सर्जरी, एक मिस्टेक पेशेंट्स को या तो फिर पूरा जिंदगी बेड पे सुला देगा, या तो फिर उसको भगवान के पास भेज दे। सो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, ट्रस्ट मी, न्यूरो सर्जरी इज वन ऑफ द टफ, मतलब मोस्ट स्ट्रेसफुल लाइन। अच्छा, अगर तुम स्ट्रेस सहन नहीं कर सकते हो तो तो न्यूरो सर्जरी करने का कोई मतलब ही नहीं। ओके। मैंने सुना है लोगों से कि इंडिया में डॉक्टर्स लोग वो 22-24 आवर्स काम करना पड़ता है। कभी-कभी तो बोलते हैं कि आप 36 घंटे से काम कर रहे हो। ऐसा होता है कि आपके सफ़र में? मैं जब एमएस में ज्वाइन हुआ था ओके, तो 5 दिन तक मैं अपनी हॉस्टल के बिस्तर में नहीं सोया। 5 दिन तक 5 हॉस्पिटल दिन में तक। रहे। यस, सेम क्लोथ्स, सेम अंडरवेयर, सेम थिंग्स। ओह भाई! खाना वहीं पे, जो भी नीचे से बिस्किट का पैकेट मिला या एप्पल मिला, जो भी है वो ले लिया, खा लिया। ओके, तो 5 दिन तक वो तो, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ मिलिट्री ट्रेनिंग। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि 5 5 डेज दिन तक तक वही तुमने करना। नहाए भी नहीं हो, मतलब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है नहाने का, समझे कि नहीं। हुँ, आई ट्रस्ट मी, मैं वो पीरियड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके, मैं वो पीरियड को नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ। मैं वो पीरियड को इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि अपना तुमको एक एक्सट्रीम सिखा रहे हैं कि 5 दिन तक तुम बिना कुछ खाए पिए, मतलब अ, सोए अच्छे से कोई नहीं कर निकाल सकते हो। नहीं, तो जब जरूरत पड़ेगी एक दिन की तो तुम्हारे लिए चुपके का काम होगा। ओके, मतलब ऐसे आपको सो ट्रेन किया दैट्स द जाता है। ट्रेनिंग। ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर मिलिट्री के अंदर सोल्जर 50 किलोमीटर हर रोज दौड़ता है, जिस दिन उसके पीछे अगर कोई दुश्मन है और उसको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ा तो वो आसानी से दौड़ेगा। ओके, वो इसलिए 50 किलोमीटर दौड़ाते हैं। ओके, उस मतलब तरह हमारी ट्रेनिंग भी टफ इसलिए होती है ताकि जब रियल स्ट्रेस तुम रियल पेशेंट्स के साथ जब लो और अकेले हो तो तुम उसको हैंडल करो। ओके, मतलब ये पूरा एक प्रिपरेशन ही ये बोल सकते हैं पूरा प्रिपरेशन। कि मतलब एंड ट्रस्ट मी, जो भी आपने सुना है कि नहीं 5 दिन के लिए नहीं सोना पाते, ये सब सही। ओके, आई लॉस्ट 10 kg इन 2 months, इन अ फर्स्ट ईयर। कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं थी, सिर्फ काम ही करना था बस। अच्छा। ऑफ कोर्स अगेन मैं फिर से वेट गेन कर लिया, हुँ, लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आई लॉस्ट 10 kg। सेम थिंग जब मैं एमसीएच में गया, फर्स्ट 2 मंथ्स आई लॉस्ट 10 kg। अच्छा, सो यू first few months is very difficult because you need to learn new things, you need to adjust. So आपने जो सुना है कि थोड़ा टफ रहता है, यस डेफिनेटली इन द बिगिनिंग बहुत टफ रहता है, लेकिन एंड ऑफ द प्रोग्राम हुँ, इट हुँ, बिकम्स मोर, you are more confident, you are more ओके, comfortable, and you do get some time, मे बी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से तुमको थोड़ा टाइम मिलना हो जाता। हो जाता
सर मैंने सुना है एमसीएच की एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, तो ज़रा उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? सो टफ, यस डेफिनेटली टफ होती है। मतलब जैसे 12th होता है, तो 12th के अंदर अपने 100 बच्चे बैठते हैं, है ना? ओके, तो एक दूसरे का थोड़ा साथ रहता है। फिर एमबीबीएस करते हैं, तो ओके, 100 में से 50 बच्चे हो जाते हैं हो जाता या 20 हो जाते हैं। यस, जब एमएस करते हो, तो वही चीज़ 5 या 6 बच्चे हो जाते हैं, अच्छा। है ना? और जब एमसीएच करते हो या तब 1 या 2 बच्चे होते हैं। मतलब पूरी एग्ज़ाम सिर्फ़ तुम्हारे पे सिर्फ़ फ़ोकस, 2 ही लोग सिर्फ़ एग्ज़ाम 2 ही है। जैसे मेरे सेंटर में सिर्फ़ मैं अकेला ही था। ओके, ना मेरे कोई जूनियर थे, ना मैं कोई मेरा कोई सीनियर था। तो मैं सिर्फ़ अकेला एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ओके, ठीक है? 5 लोग डॉक्टर्स होते हैं जो अलग-अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। ओके, सो 3 डॉक्टर वहाँ से आते हैं और 2 डॉक्टर अपने यूनिवर्सिटी के रहते हैं। और हमारी जो एग्ज़ाम होती है पहले रिटन हो जाती है, जैसे हर लोगों की पहले होती है ऐसे ही। हुँ। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो वाइवा है, वो वो डिसाइड करता है कि तुमको डिग्री मिली, नहीं मिली या फिर तुम रिपीट करोगे, क्या करोगे? अच्छा, तो 5 प्रोफ़ेसर्स जो है वो बैठते हैं सामने और फिर हर सब प्रिपरेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के स्कैन्स और ये सब रहता है। ओके, और सुबह 8-9 बजे से एग्ज़ाम शुरू होती है। मतलब ये तो एक तो इंटरव्यू हो 1 गया। वर्सेस 5, ओके, 1 वर्सेस 5 सुबह 8 बजे से शाम तक, शाम को उनको जब लगेगा कि बस तुम हार गए हो, तभी वो एग्ज़ाम खत्म करेंगे। अच्छा, तो सुबह से शुरू किया, 8-9 बजे से शुरू हो जाता है, पेशेंट्स पेशेंट्स के बारे में, सिचुएशंस ये अगर पेशेंट ऐसा हुआ तो क्या करोगे? ऐसा स्कैन हुआ तो क्या करोगे? किसको कैसे ऑपरेट करोगे? ये सब चीज़, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें पूछी जाती और सुबह में 8 बजे से शाम को 6-7 जैसे मेरी एग्ज़ाम सुबह साढ़े 8 बजे से शाम को साढ़े 6-7 बजे तक मेरी एग्ज़ाम चली थी। कंटिन्यूअस तो बिठा के कंटीन्यूअस चलती है, हाँ। बीच में वो बोलते हैं कि आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन तब ऐसी सिचुएशन होती है कि ना ही आप खा पाओगे, ना ही आप पी पाओगे, ना ही आप कुछ कर पाओगे। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि तुमको लगता है कि फेल करना है तो फेल कर दो, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाने जाने दो। मतलब वो पॉइंट तक प्रोफेसर्स आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशंस पूछते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी टफ। इट्स वेरी, वेरी, वेरी टफ। ओके, इट इज़ नॉट ईज़ी। जितना आप, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी बनने तक मेहनत करते हैं ना, उतनी मेहनत अगर वो कोई भी और फील्ड में करेंगे, तो हो सकता है कि वो हमसे 4-5 गुना आगे हो। अच्छा ऐस यस। सो डॉक्टर तुम इसलिए मत बनो कि तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा, नहीं होता है। बनने के बाद भी नहीं होता। अच्छा, अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। तो बनने के बाद भी लाइफ सेटल नहीं होता है। हुँ, इसलिए करो कि यू आर डूइंग सम गुड टू सोसाइटी सोसाइटी पीपल हाँ, अगर तुमको ऐसा है कि नहीं, डूइंग गुड टू द पीपल इज मेकिंग यू हैप्पी, तो ही तुम सुपर स्पेशलिटी तक कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा है कि नहीं सिर्फ पैसे के लिए करना है, तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप इतनी मेहनत में तो करोड़ों कमा लोगे। सो मत करो सुपर स्पेशलिटी। ऐसे डॉक्टर्स को मैंने पहले भी बताया कि ऐसे जनूनी डॉक्टर्स ही होते हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसको पैशन है काम का, जिसको पैशन है कि पेशेंट ठीक होगा, फिर जिसको पैशन है कि मैं इसको ठीक करूंगा, करूँ मैं एक चेंज लाऊंगा, वही लोग सुपर स्पेशलिटी कर सकते ओके। आप जब सर्जरी करते हो, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है, मेंटली या फिज़िकली? हैं। बोथ, स्पेशली हमारा जो सब्जेक्ट है न्यूरो सर्जरी, उसके अंदर मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता अच्छा, है। आई रिमेम्बर कि हमारी एक सर्जरी जब मैं प्रोग्राम में था, तो हमारे प्रोफेसर्स ऑपरेट कर रहे थे, तो एक सर्जरी जो थी हमारी मोर देन 24 आवर्स चली थी। मोर देन 24 24 आवर्स, यस। ऑफ कोर्स उन्होंने 2 प्रोफेसर्स थे, तो उन्होंने टर्न्स लिए थे करने को, बट आई अंडरस्टूड कि 24 आवर्स इज अ बिग टाइम। एंड इवन टाइम अभी भी हम जब ऑपरेशंस करते हैं,
मेरे आई हैड हमारी एक सर्जरी थी जो ऑलमोस्ट 12 आवर्स चली थी। सो यस, फिजिकली वेरी स्ट्रेंथ और मेंटली भी बहुत ही होता है कि एवरी स्टेप यो तुम सोच रहे हो तुमको करना है, मतलब एक स्टेप भी गलती नहीं कर सकते हो। इसके बाद यही करना है, ए के बाद बी ही होना है, बी के बाद सी होना है और सी के बाद डी ही होना है। सो ओके। वो प्रिपरेशन मेंटल में हम ऑपरेशन से पहले भी करते हैं, ऑपरेशंस के दरमियान भी करते हैं और जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तब भी वही दिमाग में चलता रहता है। कि पेशेंट अच्छा होगा कि पेशेंट नहीं होगा, सर्जरी सक्सेस कोई जाएगी। स्टेप्स रह नहीं गया है, कोई स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ता है। सो डेफिनिटली न्यूरोसर्जरी इज़ फिज़िकली एंड मेंटली बोथ वेरी चैलेंजिंग। ओके। सर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सर्जरी करने से ज़्यादा उनके परिवार वालों को समझाना टफ हो? डेफिनिटली टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आई थिंक अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी डॉक्टर को चाहे कोई भी फील्ड हो, और एस्पेशली जो न्यूरोसर्जिकल फील्ड है या कार्डियक फील्ड है, ये सब फील्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेशेंट्स के डेथ होने की चांसेस बहुत होते हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो फैमिली है जो उनको लेके आया है उसको उसके बारे में सब कुछ मालूम हो, वो समझे। ऑफ कोर्स हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की होती है, हाँ, श्योर। लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं उनको समझाऊँ कि ये चीज़ ऐसी है, क्यों हुई है, अभी क्या होगा, अभी कितना डैमेज हुआ है, ऑपरेशन करना है तो क्यों करना है, ऑपरेशन के बाद क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, कितना 6 महीने के बाद उनको क्या होगा या 1 साल ओके। के बाद क्या होगा। तो डेफ़िनिटली अगर पेशेंट्स को अगर तुम पहले दिन ही सब कुछ समझाते हो, तो उनको आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। आप जो भी कर रहे हो, तो उनको मालूम होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी होता है, तो रिलेटिव्स को उनको मालूम होता है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है मतलब। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके रिलेटिव अगर हमारे हॉस्पिटल में डेथ भी हुई है, तो वो गले लगा के गए हैं। अच्छा। बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे उनके हमारा एक पेशेंट था जिसके फादर हमारे हॉस्पिटल में आए थे, बहुत बैड कंडीशन में आए थे। मैंने उनको बोला था कि इनकी उनका बचने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला आप ट्राई करो, हमने किया। लेकिन एंड ऑफ द डे उनके फादर पास्ट हो गए। उसके 3 महीने के बाद उनकी वाइफ़ को प्रॉब्लम हुआ। फिर भी उनको हम पे इतना ट्रस्ट था कि उनकी वाइफ़ को लेके आए और हमारे यहाँ पे ऑपरेशन करवाया। सो यू कैन सी कि पेशेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। करेंगे। अगर पेशेंट्स मैं हर रोज़ पेशेंट्स के साथ टाइम बिताता हूँ। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ। सुबह के शाम तक जो भी पेशेंट्स के ऑपरेशन हुए हैं, उनको उनके रिलेटिव्स से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑफ कोर्स अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है और बार-बार समझाना पड़ेगा, जब तक वो समझ ना जाए। और अगर वो हो गया, तो फिर आपको भी ईज़ी पड़ता है कि आप जो कर रहे हो वो उनको मालूम चले। सही। बहुत सी बार होता है कि हमने बहुत अच्छा किया लेकिन उनको लग उनको लगता हाँ, वो तो ठीक है, मतलब क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो उसका वो कितना डेंजर से बाहर बाहर है। निकले हाँ। और कभी-कभी उल्टा भी होता है कि उनको लगता है कि नहीं सब ठीक है और बहुत पेशेंट बेड हो, डेंजर हो, तो उनको भी फिर भी उनको मालूम ही नहीं होता है। सो पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द पेशेंट्स फ्रॉम द टॉप टू द बिग एंड एंड देन दे विल ट्रस्ट यू, देन दे विल लव यू, देन दे विल फॉलो यू। ओके। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि अभी मान लो कि पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है और उसको सर्जरी करनी ज़रूरी है। फिर भी उस टाइम पे आपको उनके परिवार वालों को समझाना पड़ता हो कि ये बहुत ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो उस टाइम पे आप क्या कैसे अप्रोच करते हो उनको? देन जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर आप उनको सब कुछ समझाओगे और उनके दिमाग में अगर वो उतर गया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, नहीं किया तो क्या होगा, ये सब अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो वो डेफ़िनेटली वो एग्री करेंगे। अच्छा।
सो मुझे उतना आज तक उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मोस्ट ऑफ मेरे पेशेंट्स जो होते हैं वो पूरा समझते हैं, क्योंकि मैं टाइम लेके समझाता हूँ। हुँ, मोस्ट ऑफ मेरे पेशेंट्स को कोई डाउट नहीं होता है, तो वो फॉलो करते हैं जो भी हम कहते हैं। अच्छा, तो सही है। सर आपका कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब आपको लगा हो कि सब कुछ होपलेस है, लेकिन फिर भी मिरेकल हुआ हो? होता है जब, लेकिन उसके पीछे आउट ऑफ द बॉक्स भी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो मिरेकल्स ऐसे नहीं होते, मिरेकल्स मेहनत के बाद होते हैं। वो तो है। तो हमारा एक पेशेंट था जो 12 साल के आसपास था, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो वो उनको लेके आए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब जैसे बोलते हैं कि अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो डीप कोमा में था। अच्छा, फिर उसके मुंह के अंदर ट्यूब डाली गई थी, मशीन पे कनेक्टेड था। अच्छा, 10 दिन तक वो रहा था, ऊपर नीचे उसकी कंडीशन होती रहती थी। अच्छा। और मुझे मालूम है कि उसके पीछे मैंने 3 रात मैं हॉस्पिटल में उसके बेड के बाजू में बैठ के मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। ओह! जो ट्रीटमेंट नर्स करती है कि ये इंजेक्शन देती है, वो इंजेक्शन देते हैं, वो मैं खुद दे रहा। मैं खुद अच्छा, बॉटलें चेंज कर रहा था, मैं खुद देख रहा था कितना पेशाब आया, क्या आया। सो ये 3 दिन 3 रात मैंने उसके पीछे निकाले और वो स्टेबल हुआ। मैंने उसका ऑपरेशन भी किया था। उसके दोनों तरफ से मैंने खोपड़ी निकाली थी। अच्छा, कोमा में वो बच्चा ऑलमोस्ट 3 महीना रहा। कोमा में। यस। और फैमिली, आप बोल सकते हो कि वो गरीब फैमिली था, झोपड़ी में रहने वाला फैमिली था। अच्छा, 6 महीने के बाद मतलब महीने 1 डेढ़ महीने के बाद तो वो कोमा में ही था, फिर भी मैंने उसको घर पे छुट्टी की थी। लेकिन ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वो बच्चा अपनी हॉस्पिटल में चल के आया। अच्छा, और 1 साल के बाद मैंने उसकी दोनों खोपड़ी भी वापस रखवा दी। वो बोलना, चलना सब कुछ कर रहा था। अच्छा, और अश उसके बाद वो स्कूल में भी गया और उसने 10th भी पास किया। और 10th पास करने के बाद वो पेंडे भी लेके आया। सो यू कैन सी कि जब वो 3 रात जब मैं वहाँ पे निकाल रहा था, हुँ, मुझे नहीं लग रहा था कि वो बचेगा। मैं अच्छा, कोशिश कर रहा था। मतलब पूरा होपलेस यस, था। आई वाज़ टोटली होपलेस। अच्छा, बट पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे को उसको बचाना था बस, समझे कि नहीं? ओके, तो उसके पीछे ही हम पड़ गए थे। और वो समहाउ लाइक बोला कि आपने कि मी मिरेकल होते हैं, इस तरह से मिरेकल होते हैं। मतलब यू हैव टू गिव एवरीथिंग, मतलब उसके पीछे टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तभी जाके मिरेकल होते हैं। होते हैं, सही है, तो मिरेकल्स हैपेंस। ये पेशेंट आज पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जिएगा, ओके, तो वो हमारे लिए रिवॉर्डिंग अच्छा। है। आपने इतना मेहनत करके इस पेशेंट को ठीक किया, फिर जब वो हॉस्पिटल से चल के जा रहा था मतलब जैसे कि भाई चलो अभी ये बच गया और अभी आगे सर्वाइव कर सकता है, तब आपका कैसा सोचना था? क्या इमोशनल एवरी पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल से चल के जाते हैं, या तो फिर जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे अच्छा रिजल्ट आता है, या इवन रिजल्ट अच्छा आए कि ना आए, लेकिन अगर जिसमें हमने बहुत मेहनत की है और उसमें हमको पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, इट गिव्स यूफोरिक फीलिंग। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप बस उसके लिए ही कर रहे हैं। करते हैं मैंने बोला कि जुनूनी लोग न्यूरो सर्जरी करते हैं और जुनूनी लोग सुपर स्पेशलिटी करते हैं। करते हैं। ये जुनूनी लोग का एक ही फ्यूल है। हुँ, उनके जो पेशेंट स्माइल करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, तो उनको खुशी हो। ओके। अभी पेशेंट तो ठीक हो जाता है तो आपको बहुत खुशियाँ देते मतलब वो उनके परिवार लोग हैं सब आपको आके थैंक यू बोलते होंगे, सब सराहना करते हैं। लेकिन जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता, मान लो कि आपने अपना पूरा 100% दे दिया है, लेकिन अभी सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं होता, तो अब वो ठीक नहीं होता तो उनके परिवार वालों का जो रिएक्शन होता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आह, देखो हर कोई को बचा पाना डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। श्योर। डॉक्टर्स अपना नॉलेज लगाता है, डॉक्टर्स उसका एक्सपीरियंस लगाता है, डॉक्टर्स उसका बेस्ट ट्राई करता है। और तभी भी अगर फेलियर होता है तो दैट इज नॉट अ डॉक्टर्स फॉल्ट,
अगर उस वक़्त आपने अगर पेशेंट्स के रिलेटिव्स को सब कुछ समझाया है, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रेड 4 कैंसर है और एंड स्टेज पे है, ओके। तो अगर वो डेथ होती है, तो उसके अंदर रिलेटिव्स को मालूम होता है कि ये क्यों हुआ। तो वो आपको बुरी नज़रों से नहीं देखेंगे, तो वो आपको अच्छी नज़रों से ही देखेंगे कि आपने उनको आखिरी तक मदद की। डॉक्टर का काम सिर्फ पेशेंट्स को ठीक करना नहीं है। ओके। डॉक्टर का काम पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को कंफर्ट करना। करना है, हाँ। बुरा है, बुराई में कंफर्ट करो। अच्छा हो सकता है, अच्छा करो। अगर वो मरने वाला भी है, तो ये देखो कि वो पेनलेस मतलब कि दुःख के बिना वो भगवान के पास जा रहा है। हुँ। So that is the work of doctor. Doctor's work is not to save everyone. Doctor's work is never to save everyone. या Doctor's work is to make society's life better. श्योर। अभी ये टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, तो आपकी फ़ील्ड में भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही होंगी, तो उसने आपकी फ़ील्ड को क्या ट्रांसफ़ॉर्म किया न्यूरोसर्जरी में? Neurosurgery is one of the highest evolving branch के जिसमें बहुत गैजेट्स हैं। ओके। मतलब माइक्रोस्कोप, अभी ऐसे-ऐसे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जो और 10x, 50x और प्रिसिशन से दिखाता है। वेसल्स को अलग दिखाएगा, ट्यूमर को अलग दिखाएगा, ब्रेन को अलग दिखाएगा। जैसे माइक्रोस्कोप्स है, टेक्नोलॉजी अभी बहुत यूज़ होती है, स्पेशली इन न्यूरोसर्जरी। ओके। दैट इज़ व्हाई अपने हॉस्पिटल के अंदर जब मैंने हॉस्पिटल खोला, तो मैंने जो हॉस्पिटल जो माइक्रोस्कोप चूज़ किया था, मैंने ऐसे चूज़ किया कि जो लेटेस्ट हो, जो बेस्ड हो। 10 साल 20 साल तक उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उससे बढ़िया डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ना आए, अगर आए तो भी उसका अपग्रेडेशन हो सके। हो सके। सो आई हैव स्पेंड अ लॉट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 20% तो सिर्फ हमारे माइक्रोस्कोप का ही है, पूरे हॉस्पिटल का अच्छा। खर्चा। ओह! यस, फिर भी हमने किया, क्यों किया? क्योंकि अगर अच्छे गैजेट्स हैं, तो अच्छी सर्जरीज़ होगी, आसानी से होगी, तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा श्योर। और पेशेंट दूसरे दिन अच्छा होगा। सो मेरे को जो माइक्रोस्कोप बेचने आया था, उन्होंने सामने से बोला था कि सर आप हिम्मतनगर जैसे सेंटर के अंदर हुँ। इतना महंगा माइक्रोस्कोप क्यों ले रहे हो? हाँ। या तो सेकंड हैंड ले लो, या तो फिर इससे भी लोअर मॉडल है वो ले लो। हुँ। इतना महंगा लोगे तो आपको 5 साल तक तो इसका ईएमआई भी नहीं निकलेगा। अच्छा। और मैंने उनको यही बोला था कि देख, मेरे पास है ना, मारुति की गाड़ी भी है और जीप भी है। है ना? तो मैं जीप क्यों लूँगा? मारुति में गाड़ी में भी आ जा सकता था। सकते हैं, हाँ। अगर जीप लिया है तो वो मेरी कंफर्ट के लिए लिया, लिया है। मेरे प्रोटेक्शन के लिए लिया। लिया है। तो जब मैं वही सोच मैं रखता हूँ कि अगर कोई पेशेंट्स के लिए चाहे मुझे कितना भी खर्चा करना पड़े, मैं करूँगा, ओके। लेकिन मुझे रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। ओके। अभी आपके न्यूरो प्लस हॉस्पिटल में ऐसी क्या-क्या टेक्नोलॉजी की आप वर्ल्ड क्लास बोल सकते हो कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं हिम्मतनगर के लिए? तो उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा। सही। अ, इन माय हॉस्पिटल कोई भी एक अच्छे सेंटर के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, हर वो चीज़ मेरे हॉस्पिटल में। हमारे पास हाई एंड माइक्रोस्कोप है, हाई एंड अच्छा। सियाम्स हैं, ओके। एंड अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आईसीयू है जो फुल्ली इक्विप्ड है। हुँ, हुँ। सो ऑल दीज़ थिंग्स वी आर हैविंग एट पार। मतलब जो चीज़ें बड़े सेंटर में होती है जैसे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सेम चीज़ें हमारे पास भी हैं। अच्छा, सो हिम्मतनगर यस, हिम्मतनगर में। क्योंकि मैंने बताया कि मैं कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करता कर कि जो चीज़ अपने पेशेंट्स को अच्छा करे। तो वी हैव ऑल द पॉसिबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल इन हिम्मतनगर इन आवर हॉस्पिटल। और उसी लिए मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को अ, बोल सकता हूँ कि भई ये 2 दिन में अच्छा होगा या 3 दिन में अच्छा होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने पे और हमारे गैजेट्स और हमारी टीम पे। ओके। न्यूरोसर्जन एक हाई प्रेशर जो प्रोफ़ेशन है, तो आप फैमिली और वर्क को कैसे डील करते हो? वेरी डिफिकल्ट, मतलब
न्यूरोसर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जब आप लाइक 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हो और 365 डेज ऑन ड्यूटी हो। अच्छा। रात को एक्सीडेंट केस आया, भाग के गए, दिन को केस आया, भागे, मतलब भागते ही रहना है। वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट आई विश कि मैं लाइफ को बैलेंस करके चलूँ। अच्छा। आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फैमिली का सपोर्ट। फैमिली, माय वाइफ, माय किड्स, माय पेरेंट्स, अगर वो समझदार है, उनको मालूम है कि ये क्यों भाग रहा है, देन दे विल सपोर्ट यू, श्योर। व्हिच आई एम वेरी लकी टू हैव अ सपोर्टिंग फैमिली, अच्छा। कि उनको मालूम है कि ये सब कुछ छोड़ के भागेगा। जैसे मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि मैं न्यूरो सर्जरी के सामने में कुछ नहीं आना चाहिए, वरना मैं वो चूज़ नहीं करूँगा। चाहे किसी की शादी हो, किसी का कुछ भी ओकेशन हो, फंक्शन हो एक। अगर केस है तो मतलब हम जाएँगे। अगर वो टाइम पे अगर वो लोग समझते हैं कि आप क्यों इतना भाग रहे हो, देन दे विल सपोर्ट यू एंड अल्टीमेटली वर्क लाइफ बैलेंस वहीं से आता है। और दूसरी चीज़ होती है, आई थिंक डेफिनिटली जैसे जैसे समय जाता है, इसीलिए हमने अभी हमारी टीम बढ़ा रहे हैं। तो पहले एक न्यूरो सर्जन थे, अब 2 हो गए। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा वर्क डिवाइड हो जाता है, थोड़ा रेस्ट मिलता है। लेकिन डेफिनिटली स्टार्टिंग में नहीं मिलता है एंड दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है कि आप वैसे ही काम करोगे। काम करोगे। एंड अंडरस्टैंडिंग फैमिली अगर है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डेफिनिटली आपका फिजिकल हेल्थ का जो वो है कि आप नहीं ध्यान दे पाओगे, इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाई अब हम धीरे-धीरे एक्सपांड कर रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं, ताकि हम भी थोड़ा रेस्ट ले सकें। ले सके। आज के टाइम के जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनमें आपको क्या मिसिंग लगता है, पेशेंस या पर्पस? दोनों मिसिंग हैं। अच्छा। क्योंकि आज करंट जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक ही समय पे सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, फेम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और उनको ऑन द स्पॉट चाहिए। मतलब आज डॉक्टर बने और दूसरे दिन से तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आई थिंक दे हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो दे विल इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस व्हिच इज़ आई आई डोंट एडवाइस। हम्म। तो क्या होता है कि फिर नाम खराब होता है ना? तो आई थिंक पेशेंस रखो, पेशेंस के ओरिएंटेड काम करो, अपना नाम धीरे-धीरे बनाओ और जब वो बनेगा तब सब कुछ अपने आप सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। सो उनके उनमें अभी पेशेंस वो कम रखते हैं। सेकंड है पर्पस। जैसे मैंने एक एमबीबीएस लड़के को पूछा था कि तुम क्या बनोगे? आगे जाके क्या करना है? हम्म। तो ही सेड कि मुझे थोड़ा बहुत सर्जरी पसंद है, लेकिन अगर मेडिसिन में अच्छी कॉलेज में मिल गया तो मैं मेडिसिन कर लूँगा। अगर तो द पर्पस इज़ नॉट क्लियर। ओके। जैसे आई वाज़ वेरी क्लियर कि मेरे को न्यूरो सर्जरी बनना है। करना है, तो आई रीच अंटिल दैट। अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर नहीं है, 2 नाव में पैर रख के चल रहे हो, तो कुछ नहीं होना। नहीं बन। सो योर पर्पस मस्ट बी वेरी क्लियर कि कौन-सी लाइन चूज़ करनी है, क्यों चूज़ करनी है? योर पर्पस इज़ व्हाट? Your purpose is to earn respect, your purpose is to earn power or money, तुमको क्या चाहिए? That must be very clear. So ये। I think they should go with the purpose first. मेरा हिसाब से they should think of patience first. अगर patience को बारे में सोचोगे तो बाकी के सब पर्पस अपने आप क्लियर होते हैं। क्लियर होते जाए। सही है। सर, अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो अभी सभी डॉक्टर्स धीरे-धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, पेशेंट की स्टोरीज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो चीज़ें करनी चाहिए? अब बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। मैं खुद अभी तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली कर। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक सोसाइटी नीड्स टू नो
कि हाउ मच डॉक्टर्स आर गिविंग अप टू रीच दैट पॉइंट। ओके। कि अगर वो पॉइंट तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे, कितना स्ट्रगल करके पहुंचे, कितना सेक्रीफाइस किया है, टाइम, सोशल लाइफ, सब कुछ सेक्रीफाइस करके वहां तक पहुंचे हैं। तो फिर उनको वो जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो दे दे कि ना दे। ये अभी मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल डोंट नो, अभी कितना ये बहुत प्रोफेशनल होता जा रहा है कि हमने तुमको 100 रुपीज दिए हैं तो स्टिच अच्छा ही होना चाहिए, तुमको ये इतना पैसा दिया है तो ये सर्जरी 100% होना ही चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। पहले ऐसा नहीं था, पहले मेडिसिन ऐसा नहीं था, पहले जो डॉक्टर बोलते थे उसको समझा जाता था। और लेकिन अभी वो नहीं है। अभी क्या है कि मोर लाइक यू आर बाइंग समथिंग, बट ट्रस्ट मी यू कैन नॉट बाय मेडिसिन। ओके। बिकॉज अगर तुम अगर तुम डॉक्टर को फोर्स करोगे कि हमने पैसा दिया है तो हमको ऐसा रिजल्ट दो, ट्रस्ट मी डॉक्टर बोलेगा कि जो तुम कहीं और करवा लो। एंड हु इज एट द लॉस्ट एंड ऑफ द डे? सोसाइटी इज एट द लॉस। सो मेरे हिसाब से दे शुड ऑलवेज कम टू अ डॉक्टर कि भाई सर आपसे जितना अच्छा हो वो कर। यू हैव टू गिव सम ट्रस्ट टू डॉक्टर। ओके। सर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए कि आपको क्या लगता है कि पैसा, पावर या रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए? मतलब आपका सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है कि कैसे सक्सेसफुल माने जाते हैं? सक्सेसफुल मुझे बहुत से टाइम पहले मुझे किसी ने पूछा था कि डॉक्टर बन रहे हो तो पैसे के लिए बन रहे हो, ये बन रहे हो। मैंने बोला कि देखो तीन चीज है, फॉर एग्जांपल पैसा, पावर और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अगर तुम पॉलिटिशियन हो तो सबसे पहले तुमको मिलेगा पावर, फिर मिलेगा पैसा, पैसा। और फिर मिलेगा रिस रिस्पेक्ट एंड में। एंड में। अगर तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, तो सबसे पहले मिलेगा पैसा, फिर मिलेगा पावर, और फिर मिलेगा रिस्पेक्ट। लेकिन डॉक्टर ही ऐसी चीज लाइन है कि जिसमें तुमको, चाहे तुम छोटा से छोटा डॉक्टर क्यों ना हो, पहले तुमको रिस्पेक्ट दी। हाँ, ये न सो फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, देन कम्स मे बी पावर, एंड देन कम्स मनी। बट आई फील के डॉक्टर्स का सक्सेस उसका पेशेंस है। पेशेंस की जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपने जो काम अच्छा किया है, वही उसका उसकी पूंजी है। तो आई थिंक ऑल द डॉक्टर शुड वर्क ऑन दैट ओनली। बाकी का सब तो अपने आप उसके पीछे आता ही रहेगा। सो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिस्पेक्ट, एंड यू गेट द रिस्पेक्ट बाय डूइंग गुड टू पेशेंट्स। अगर एज फार एज यू वर्क एथिकल, एज फार एज तुम पेशेंट और रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेके काम करते हो, तो सक्सेस मिलता ही है। सर, पेशेंट्स का आउटकम किस पे डिपेंड है? मेरे हिसाब से पेशेंट का आउटकम चार पिलर्स पे डिपेंड है। ओके। एक पिलर होता है पेशेंट खुद। ओके, उसकी कंडीशन कैसी है, जब पेशेंट आया तो वो एंड स्टेज पे आ रहा है कि पहले आ गया। पेशेंट की जो डिसीज है वो आपको परमिट कर रही है कि तुम उसको सुधार पाओगे कि नहीं सुधार पाओगे। और कब पेशेंट, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट खुद उसको ठीक ही नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर भी तो क्या उखाड़ लेगा। कुछ नहीं कर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट, सेकेंड पिलर इज डॉक्टर। डॉक्टर, जो पेशेंट है वो किस डॉक्टर के पास गया है, कि डॉक्टर के पास उतना स्किल्स है कि नहीं है, डॉक्टर उसको ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो रेडी है कि नहीं है। थर्ड पिलर होता है सोशल बैकग्राउंड। ओके। डॉक्टर ने ठीक कर दिया पेशेंट को, डॉक्टर भी रेडी है, पेशेंट भी रेडी है। लेकिन लेट्स से अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी करवाना, उनकी एक्सरसाइज करवा के उसको खाना देना, उसको हर रोज मालिश करना, उसको बिठाना, उसको नहलाना धुलाना, अगर वो सोशली नहीं कर पाएंगे तो चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ऑफ द डे पेशेंट खराब होगा, और एंड ऑफ द डे पेशेंट्स मतलब शायद वो ना बचे। सो सोशल बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला पेशेंट है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है,
और उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर वो बेड रिडन हो गया, तो फिर मुझे मालूम है अगर ऐसे पेशेंट में मैं कुछ भी करूँगा, चाहे कितना भी अच्छा आउटकम दे दूँ, लेकिन सोशली अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो पेशेंट विल डाई। हुँ, एंड फोर्थ, स्पेशली इन आवर कंट्री, ओके, इज पिलर इज अ फाइनेंशियल। फाइनल, देखो कोई चीज बिना पैसे के नहीं होने वाली। तो अगर पेशेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम है कि उसमें फाइनेंसेस ज़्यादा लगने वाले हैं, अगर वो नहीं कर पाने वाला है, तो उसका आउटकम अच्छा नहीं है उनका। अनलेस डेफिनेटली आवर गवर्नमेंट इज गुड इनफ कि अगर आप उनके सिविल हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाओगे, तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव अ गुड आउटकम। बट आई फील कि फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेटली एनी पेशेंट जो होता है अपने हॉस्पिटल में आता है, तो उसका आउटकम 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन खुद, सोशल बैकग्राउंड, वे सोशल का सपोर्ट कैसा है, डॉक्टर्स डॉक्टर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और चौथा होता है थोड़ा बहुत फाइनेंसेस। हुँ, 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 हुँ। सर आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर्स के लिए स्किल से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है? सक्सेसफुल डॉक्टर्स के लिए स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कन्वे करो कि आप क्या करने वाले हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो तुम्हारा ये प्लान क्यों है, क्यों है? क्या क्यों कोई दूसरा प्लान नहीं है। तुम पेशेंट के रिलेटिव से मिलो, बैठो, उनसे बात करो, उनको पूछो, उनका मैंने जैसे बताया कि ये 4 पिलर्स होते हैं, उनके सोशल के बारे में जानो कि कोई सपोर्ट करने वाला है कि नहीं है। सो until you communicate with them very डिटेल कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, हम ये करेंगे, इससे ये ठीक होगा, इतने दिन में ठीक होगा या 1 हुँ, महीना लगेगा या 6 महीना लगेगा। राइट, सो अनलेस यू हैव कम्युनिकेटेड इसमें, नथिंग, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग स्किल्स, बट आई विल से कि डेफिनेटली ऑल न्यूरोसर्जन्स विल ट्राई देयर बेस्ट। सब न्यूरोसर्जन्स एक ही चीज़, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है सर्जरी, वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट हमारा न्यूरोसर्जरी तो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि ए के पास बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद डी ही ठीक है, आएगा। So you have to follow the steps one by one. You cannot skip, you cannot do anything other than that. So I know that अगर पेशेंट हिम्मतनगर में ऑपरेट हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है या बॉम्बे में हो रहा है, चारों जगह पे सेम स्टेप से ही ऑपरेट तो होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आउटकम उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। सभी का डिफरेंट हो सकता समझे कि आउटकम इसलिए डिफरेंट रहता है कि पेशेंट्स खुद की उसकी कंडीशन कैसी है, फैमिली कितना सपोर्टिव है, आपने उनको कैसे समझाया। है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर यू एज अ डॉक्टर, बिकॉज अगर तुमने अच्छे कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर डेफिनेटली रिलेटिव्स भी गुस्सा होंगे, और फिर प्रॉब्लम जो आजकल होते रहते हैं वो हो सकते हैं। मैं इस पे ही आ रहा था कि अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप देखते होंगे कि न्यूज़ में आ रहा है, ये डॉक्टर ने इनकी जान ले ली मेरे पे। मतलब न्यूज़ में बहुत अभी बना रखा है कि भई कि कोई भी केस बिगड़ा तो सीधा डॉक्टर पे ब्लेम जाता है, कि भई आपके कारण बिगड़ा है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? I would say कि 95% of the doctors are still working very ethically, और वो लोग अपना जी जान लगा रहे हैं। हुँ, हाँ, जैसे हर हर स्पेशल हर चीज़ में जैसे होता है कि अच्छा बिज़नेसमैन, बुरा बिज़नेसमैन, अच्छा पॉलिटिशियन, बुरा पॉलिटिशियन, ऐसे मे बी 1-2%, 5% हो सकते हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। बट ओवरऑल आई वुड से कि 95% ऑफ द डॉक्टर्स जो इतना हार्ड वर्क पढ़ पढ़ के, जैसे मैंने बताया कि तुम तभी सुपर स्पेशलिटी लोगे जब तुम पागल होगे पेशेंट को ठीक करने में, करने में। राइट। सो वैसे डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें इग्नोरेंस में बढ़ाई चढ़ाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने कम्युनिकेट नहीं किया है किया है। कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसलिए
पेशेंट्स को भी मालूम नहीं है, रिलेटिव को नहीं मालूम है कि इसमें डेथ क्यों हुई, और तभी ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। सो लाइक यू सेड कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने अच्छे से कम्युनिकेशन किया हुआ है, तुमने सब कुछ एक्सप्लेन, उनको तुमने ऑप्शंस नहीं है कि तो यहाँ पे करवाओ, और आपकी मर्जी है, आप आगे अच्छे सेंटर में लेके जाना चाहते हो, आप जाओ। दरअसल यू गिव देम फ्रीडम। व्हेन यू गिव देम फ्रीडम, दे विल हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन, एंड स्टिल अगर वो आपसे ही करवा रहे हैं, तो दे नो कि वो क्यों करवा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होता है। लाइक आई सेड कि मेरे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिसके जिनकी डेथ हुई होगी क्योंकि उनका कंडीशन ही सीरियस उतना सीरियस होगा। फिर उस भी उसके रिलेटिव्स हमको अच्छा रिव्यू दे के जाते हैं, अच्छा मतलब गले मिल के जाते हैं। मैं अभी एक स्टोरी बताई थी कि उनकी वाइफ को भी हमारे यहाँ पे लेके आए उनके फादर सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस बिकॉज़ यू हैव कम्युनिकेटेड वेरी वेल। ओके। कोई मीडिया को अगर उसका पर्सनली टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कोई चीज़ को मोड़-मड़ोड़ के अगर वो बोल रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। इवन सोसाइटी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर ऐसे कोई न्यूज़ आते हैं तो उसको कंफर्म करो, क्या रियलिटी है। हाँ, वो ग्राउंड रियलिटी अलग ही रियलिटी कभी-कभी बहुत डिफरेंट। डिफरेंट ही होती है। हाँ, डॉक्टर ने पहले से बोला हुआ था होता है कि ये नहीं जीने वाला है, और लेकिन जब मर जाता है तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट हो जाती है कि ऐसा हो डॉक्टर गया, की वजह से डॉक्टर की वजह से हो गया। नो, 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 आई डोंट थिंक सो। आई डोंट आई रिस्पेक्ट माय कम्युनिटी वेरी वेल, और मुझे नहीं लगता है कि दे डू एनीथिंग ऑन पर्पस। कोई भी नहीं करता है। हाँ, सही है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए इंडियन मेडिकल साइंस पे। जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है ना, ऐसे डेवलप कंट्रीज में भी नहीं मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा मेरे को एक व्हाट्सएप कॉल आया था ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा, और उसको यहाँ पे सूजन हो रहा था ओके। सर पे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये सूजन हुआ है, मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, और मुझे सीटी स्कैन के लिए बुलाया, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट मिली है 1 महीने के बाद। अच्छा, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए आपको महीना 1 रुकना महीने के बाद मिली है। जो यहाँ पे इज़िली हाँ, मतलब 1-2 ठीक है। घंटे में ही हो जाता है। तो मैंने बोला कि ऐसा कर बेटा, क्योंकि मुझे कुछ सस्पिशन लग रहा था। मैंने बोला कि इट इज़ नॉट गुड, यू आर यंग। ही वाज़ ओनली 18 इयर्स ओल्ड। अच्छा। सो मैंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, मैं सब कुछ करूँगा। वो आया यहाँ पे, हमने स्कैन किया, अच्छा, यहाँ पे पूरा पस भर गया था। ओके। अगर वो पस ब्रेन तक ट्रैवल होता, तो हो सकता था कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी भी क्रिएट होती, और शायद वो उसको परमानेंट डैमेज भी होता। सो वो यहाँ पे आया, ऑपरेशन किया, और 14 दिन के अंदर वो वापस टिकट लेके वो चला भी गया। अच्छा, अगर सोचो, अगर आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होते तो 1 महीने के बाद तो आपको सिर्फ सीटी स्कैन हुआ होगा। सो यस, व्हाट आई मीन टू से कि इंडियन मेडिकल साइंस जिस तरह से चल रहा है, आप उसकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो इट इज़ वेरी गुड। ओके। अगर आपको सिर्फ नेगेटिव ही देखना है, तो फिर तो वो तो कुछ कोई नहीं कर सकता। सो मीडिया, जैसे आपने बताया, दे शुड प्रेजेंट अ गुड साइड ऑफ दिस प्रोफेशन ऑल्सो। इसलिए मैं ये पॉडकास्ट के लिए भी रेडी हो गया कि नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी दिखानी चाहिए। करनी चाहिए। पूरा दिन नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं नहीं होना हो चाहिए। नहीं मैं तो सर मुझे आपकी फ़ील्ड के बारे में थोड़ा डीप में नॉलेज लेना है कि क्या-क्या इमरजेंसीज़ होती है और क्या-क्या डिसीज़ ट्रीट होती है? ओके। अगर इमरजेंसीज़ के बारे में देखते हैं तो न्यूरोसर्जरी में सबसे बड़ी एक इमरजेंसी होती है कि एक्सीडेंट्स। ओके, एक्सीडेंट्स के अंदर मल्टीपल इंजरी होती है, फेस में, हाथ में, पैर में, पेट में, और हेड में। और सबसे प्रायोरिटी हमेशा हेड ही रहता है, क्योंकि अगर ब्रेन है तो बाकी का कुछ हिलेगा, चलेगा कुछ भी। सो उस ऐसे केसेस के अंदर इमरजेंसी में हमारे वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा बोला जाता है कि एवरी मिनट ब्रेन डाइज, सो तुम जितना मिनट बिगाड़ रहे हो, उतना ब्रेन डैमेज होता जाएगा, अच्छा, और जितना ब्रेन डैमेज हो जाएंगे, उसको कोई न्यूरोसर्जन कुछ नहीं कर। ओके, न्यूरोसर्जन का मेन काम होता है कि उसको डैमेज आगे होने से रोकना।
अगर तुम एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट बन रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर तुम टाइम पे आ जाते हैं, तो अगर ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आ। ओके, लेकिन तुम अगर 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद आ रहे हो, या फिर 2-3 घंटे जो गोल्डन आवर्स बोलते हैं कि फर्स्ट 2 आवर्स आर गोल्डन आवर्स, 1 आवर इज गोल्डन आवर, अगर तुम उसके बाद आ रहे हो, मतलब बहुत सा ब्रेन ऑलरेडी डैमेज है। अच्छा, और फिर अगर हम ऑपरेट भी करते हैं तो हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे पा सकते कि अच्छा होगा। ओके, सो आई थिंक इमरजेंसीज के अंदर, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी, तुमको सबसे पहले न्यूरो सर्जन के पास जाना है। अच्छा, क्योंकि अगर पैर की हड्डी टूटी है तो कोई बात नहीं है, वो वेट कर कर सकते हैं। छाती में लगा, ये लगा, वो लगा, सब कुछ वेट कर सकता है, लेकिन अगर ब्रेन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ओके, सो हमेशा इमरजेंसीज के अंदर न्यूरो सर्जन्स को मिलना चाहिए। ओके, इनफैक्ट ट्रॉमा यूनिट तभी बोला जा सकता है जब न्यूरो सर्जन वहां पे हो। ओके, ठीक है, अच्छा, तो एवरी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी इज अ न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसी। एज हमारे हॉस्पिटल में अब 4 लोग हैं, 4 सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग 24/7 365 डेज अवेबिलिटी ऑफ न्यूरो सर्जन। तो न्यूरो सर्जन अगर 24 घंटे तुमको कहीं पे भी 1 मिनट में, 5 मिनट में मिल जा रहा है, तो यू शुड गो टू दैट काइंड ऑफ सेंटर्स। ओके, तो एक तो हो गया एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, दूसरा हो गया स्ट्रोक, ओके, कि पेशेंट को धीरे धीरे मुंह में बोलने में तकलीफ हो रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ हिलना बंद हो रहा है। ओके, तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर वी हैव फैसिलिटी ऑफ न्यूरो फिजिशियंस जो ऑन द स्पॉट अवेलेबल होते हैं। ओके, इनफैक्ट अगर हमको फ़ोन कर दिया जाता है कि हम ऐसा पेशेंट है, उसको तैसी तकलीफ और हम लेके आ रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। अच्छा, जैसे ही पेशेंट आया, उसको स्कैन किया और तुरंत ही उसको रिवर्स करने की जो दवाइयाँ होती है वो स्टार्ट की। बहुत से पेशेंट्स हैं जो हाथ हिलना बंद हो गया लेके आए हैं, और विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर्स अगर आ जाते हैं, एंड वी हैव गिवन देम मेडिसिन एंड दे हैव रिवर्स बैक। मतलब आप सोचो, किसी का हाथ पैर हिलना बंद हो गया, हमने दवाई दी और हाथ पैर फिर से चालू। चालू हो गया, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आप टाइम पे टाइम पे आते पहुँचते हो। हो। अगर टाइम पे नहीं आते हो, अगर तुम 5-6 घंटा 10 घंटा निकाल दिए और फिर आते हो, तो वो कभी नहीं चालू होने। अच्छा, सो न्यूरो सर्जरी इज ऑलवेज इमरजेंसी। ओके, एट चाहे हर कोई भी केस हो इमरजेंसी में, टाइमली पहुँच अरे रहे हैं। हाँ, टाइमली पहुँच। ट्यूमर है, छोटा सा ट्यूमर है, पहुँच गए, निकाल दिया, 100% रिकवरी हो जाती। बड़ा सा ट्यूमर हो गया, तुम नहीं आ रहे हो टाइम पे, तुम डॉक्टर को नहीं मिल रहे हो, और फिर डॉक्टर ऑपरेट करेगा, फिर भी तुम, फिर क्या रिजल्ट आएगा? सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूरोसर्जरी। एवरी मिनट ब्रेन डाइज। ओके, सो स्ट्रोक्स हैं, दिमाग के अंदर बीपी बढ़ने की वजह से ब्लडिंग हो जाना, ये सब एक्सट्रीम इमरजेंसीज है न्यूरोसर्जरी। ओके, उसके अलावा स्पाइन में भी होता है। कभी कभी कुछ वजन उठाया, अचानक वो कमर में दर्द उठा और दोनों पैर का हिलना बंद हो गया, अच्छा, ऐसा भी होता है। हमारा एक पेशेंट था जिसने ट्रैक्टर पे से जंप लगाया और उसके गिरने के बाद तुरंत ही दोनों पैर हिलना बंद हो गया, अच्छा, पेशाब वसंदाज भी रुक गया। वो तुरंत आया 6 घंटे के अंदर, मैंने उसको ऑपरेशन किया। टाइम लगा, को महीना लगा, लेकिन अभी वो चल फिर रहा है, उसको पेशाब वसंदाज का कंट्रोल है, कुछ नॉर्मल हो गया। सो टाइम। ओके, मेरा 12 साल का एक बच्चा था जो कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटेड था, सिर्फ उसको बुखार आ रहा था, रात को एडमिट किया, सुबह में हाथ पैर हिलना कम हो गया। उन्होंने तुरंत हमको भेजा, हमने स्कैन किया, उसके अंदर पस भर गया, अच्छा, तो हमने इमीडिएटली ऑपरेट किया। आज वो बच्चा चल फिर रहा है, स्कूल जा रहा है। सो दैट इज अ टाइम। ओके, सो क्योंकि वो 6 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच गया, तो हम उसका अच्छा काम कर सकते हैं। सो मैंने आज तक हमारे एक्सपीरियंस में यही चीज देखा है कि जो पेशेंट हमारे पास टाइमली आता है, उसका ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आता है। आता है। और जिसका जो पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एंड यही पेशेंट्स होते हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं, टाइम निकाल के आ रहे हैं, और वो ठीक नहीं होते हैं, और फिर बाद में डॉक्टर्स को ब्लेम ब्लेम मिल जाता है कि आप कि भाई सर आपने ऑपरेशन किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नहीं होगा।
तुम्हारा जो टाइम था वो तुमने बिता दिया है। बिता दिया है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइम। ओके। तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की साइंस है, ये सब हम बाद में भी बात कर सकते हैं, क्या साइंस है ये सब इन डिटेल्स। आज के आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक है, ब्लीड है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज है। यस, ट्यूमर को तुमको मालूम चला है तो पहले मिलो, जितना हो सके उतना जल्दी मिलो। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। जैसे ही मालूम चला तुम पहले न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करो, ओके। तो यू विल गेट अ टाइमली ट्रीटमेंट एंड यू विल गेट अ बेटर आउटकम। ओके। ठीक है, तो इमरजेंसीज, न्यूरो सर्जरी इज ओनली ऑलवेज इमरजेंसी। अगर कोई डॉक्टर्स ने बोला है कि तुमको न्यूरो सर्जन को दिखाना है, मतलब वो इमरजेंसी आ जाओ, है। पहले मिल लो, तो हमको डिसाइड करने दो कि कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी नहीं है। क्या करना? अगर तुमको एक बार बोला है किसी डॉक्टर ने न्यूरो सर्जन को मिलना है, मतलब वो समझ लो कि न्यूरो सर्जन इज इक्वल इक्विवेलेंट टू इमरजेंसी। हाँ। और इसीलिए हम पूरे दिन दिन रात 24 घंटे अवेलेबल। अवेलेबल रहते हैं, पूरे रात तक ऑपरेशन करते रहते हैं। बाकी के हर फील्ड में ऐसा ही होता है कि आज भर्ती हुए, कल ऑपरेशन हुआ। हमारा जिस दिन भर्ती हुए वही उसी दिन ऑपरेशन होता है। अच्छा, मतलब वो टाइम नहीं दे टाइम इज सकते। इम्पोर्टेंट, टाइम नहीं दे सकते। ओके, सही है। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो ऐसा होता होगा ना आपकी फील्ड में कि छोटी सी सर्जरी है, लेकिन वो बहुत टाइम से उसको खींच रहे हैं और फिर वो आगे जाके बड़ी बन जाती है। तो ऐसी ऐसी कुछ सर्जरी के बारे में बताइए कि जो जो आप मतलब प्रोवाइड करवाते हो हिम्मत नगर में। देखो, वी प्रोवाइड एवरीथिंग एक्चुअली। जो भी स्पाइन और ब्रेन रिलेटेड है, हर सर्जरी हमारे यहाँ पे होती है। आज तक हमने ऐसे कोई पेशेंट्स नहीं है कि जिसको हमने बोला हो कि आप कहीं बड़े सेंटर में चले जाइए, क्योंकि हमारा सेंटर ही बड़ा सेंटर। ओके। सो वी डू एवरीथिंग। वो बहुत से पेशेंट्स को हम ओपीडी में मिलने आते हैं कि सर हमको ब्रेन ट्यूमर है, हम बोलते हैं कि करवा लो, तो सोचेंगे, देखेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल जाता है। जब आए होते हैं तो चलते फिरते आते हैं। हुँ। फिर ऐसा एक दिन आता है 6 महीने के बाद कि वो स्ट्रेचर में आता है, और अच्छा, तब बोलते हैं कि सर अब कर लो। तभी तो ठीक है? तो जब तब बोलते हैं कि अब कर लो, तब हमारे पास वो नहीं होता है, टाइम नहीं टाइम चला। वो टाइम चला गया होता है, ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, और अगर ऐसे में फिर ऑपरेट करते हैं तो अच्छा आउटकम नहीं आता है। अच्छा। सो बहुत से केसेस हैं, मतलब अगर मैं केसेस बोलने जाऊंगा तो पूरा आपका वो पॉडकास्ट ही 10 घंटे का हो जाएगा। रिसेंटली एक केस था, अगर मैं बताता हूँ, एक स्पाइन का केस था कि पेशेंट को कुछ काम वजन वजन बोरी वोरी उठाए थे, तो उसके बाद कमर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। तो हमने एमआरआई करवाया, एमआरआई के अंदर बड़ी सी डिस्क बाहर निकली हुई थी। तो हमने बोला कि आप ऑपरेशन करवा लो। वो पेशेंट ना खड़ा हो पा रहा था, ना लेट पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। बैठ पा रहा था। हर पोजीशन वो 2-2 मिनट में चेंज कर, चेंज करना। तो उससे ही मालूम चल रहा है कि बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी हमने बोला कि नहीं, करवा लो, बहुत दिक्कत हो सकती है, अभी तो तुम चल पा रहे हो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाएगी। वो पेशेंट मैंने देखा था दोपहर को 2 बजे। ओके। उसका स्कैन आया हमारे हाथ में 3 बजे। ओके। हमने एडवाइस किया सर्जरी को कि 3 बजे ही एडवाइस किया, बोला कि 4-5 बजे तक ऑपरेशन करवा, सोच लो। उन्होंने बोला कि नहीं, हम घर पे जाएंगे, सोच के 2-3 दिन में आएंगे। बरो। रात को 8-9 बजे, 10 बजे के आसपास वो उनके गांव के एक जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो गाँव में होते हैं गांव मतलब। में जो प्रैक्टिशनर होते हैं ना, जो डिग्री विग्री कुछ नहीं होती है और बस पता नहीं कैसे करते हैं, हाँ, हाँ, तो उनके पास गया। तो वो वो डॉक्टर या जो भी बोल लो, वो फेमस था कि ये वो पीछे से हाथ पकड़ के उसको एक मारेगा और उससे ठीक हो जाएगा। तो उसने लगाया, अच्छा, लात मारता लात था। लात मारने से वो ठीक हो जाता। अच्छा। वो लात मारने वाले डॉक्टर हूँ। हुँ। तो जैसे उन्होंने किया तो दोनों पैर हिलना बंद हो गए। ओके। दोनों पैर हिलना बंद हो गए और वो तुरंत हम अपने हॉस्पिटल में आ गया। अच्छा। ठीक है, तो रात के 10 बजे के आसपास आया। हुँ। हमने इमीडिएटली उसको सर्जरी में लिया 11 बजे के आसपास, हुँ। और उसको पैर टोटली बंद हो गए थे, पेशाब संडा सब कुछ बंद हो गया। हुँ। इमीडिएटली सर्जरी की, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन 3-4 महीने उसको लगा बाकी फिर से चलते फिर। अच्छा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम।
ओके, हमने टाइम पे बोला था, अगर उस वक़्त उसने किया होता, तो उसको ये नौबत ही नहीं आती, नहीं आती, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। नहीं होता, सेम ही सर्जरी करवाई, लेकिन प्रॉब्लम के बाद बात करवाई, कर रहा है, समझे कि नहीं? तो उसका क्या हुआ कि आउटकम 6 महीना लेट हो गया, टाइम लगेगा समझ में आया? सो दैट्स व्हाट, सो इमरजेंसीज़ आर देयर, न्यूरो सर्जरी इज़ ऑलवेज़ इमरजेंसी। कोई डॉक्टर बोल रहा है इमरजेंसी है, मतलब न्यूरो सर्जरी या न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है, मतलब तुरंत जाओ, तुरंत दिखाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बराबर, ठीक है। अभी कुछ मिथ्स है स्पाइन के बारे में कि भई स्पाइन की सर्जरी हुई है मतलब तुम एक बार सर्जरी हुई फिर सही से चल नहीं पाओगे, अपना काम नहीं कर पाओगे, तो वैसा है कुछ? ऐसा ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, प्रॉब्लम क्या है? हुँ। अगर ऐसा कोई ट्यूमर है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, हुँ, तो डेफ़िनिटली ऐसे केसेस के अंदर वो रिस्क बढ़ जाता है और पेशेंट बेड रिडन भी हो सकते हैं। अच्छा। चाहे आप यहाँ पे कराओ, चाहे आप अहमदाबाद में कराओ, चाहे आप यूएस में कराओ, हुँ। चाहे कोई भी कंट्री में करवा लो, ओके, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही ऐसी है, उसकी पैथोलॉजी ऐसी है। ओके, स्पाइन कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है। ट्यूमर, अगर तो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर का कोई प्रॉब्लम है, जैसे ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर हो, हुँ, या तो फिर गद्दी खिसक जाना, हुँ। ये सब, उसमें ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है, अच्छा, ऑलमोस्ट 100%। मतलब ये केस तो ये टोटली मीथ है। ओके। ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से लेवल पे है। अगर कमर का है, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, जितना दिमाग से दूर रहोगे, हुँ। उतना कॉम्प्लिकेशन कम होगा। अगर अच्छा, गठान यहाँ पे है, हुँ, ज़्यादा चांसेस है, अगर गठान यहाँ पे है, थोड़ा कम है। जैसे नीचे जाते जाओगे, लीस्ट प्रॉब्लम है। ओके। तो जो अपना जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कमर का दुखावा, sciatica, ये वो, उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको लिस्ट ऑफ पेशेंट्स में दे सकता हूँ कि आप उनको पूछो, उनको बताओ हुँ। कि स्पाइन का ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो हमेशा यही बोलेंगे कि करना ही चाहिए और जितना हो सके उतना जल्दी करना। करना चाहिए। ये मीथ है, क्योंकि आप ऐसे पेशेंट से मिल रहे हो, हुँ, जो जिसका प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम से कोई मैच ही नहीं है, नहीं है, और तुम उसकी सलाह ले रहे हो। तुम डॉक्टर्स को मिलो, अगर तुमको डाउट है, 2-3 डॉक्टर्स से मिलो सेम फील्ड के। फील्ड के हाँ। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि तुम 3 न्यूरो सर्जन को मिलो। अच्छा, तुमको ये प्रॉब्लम है, हुँ, मेरे हिसाब से सर्जरी करना है और हुँ, ये ऐसे करना है। और मैं उसको बोलता हूँ कि आप 3 न्यूरो सर्जन को मिलो। हुँ, अगर तीनों न्यूरो सर्जन सेम बोल रहे हैं, मतलब तो करना ही करना ही है। फिर तुम्हारा सिर्फ यही देखना है कि भई कौन से न्यूरो सर्जन से ऑपरेट करवाना है। हुँ। समझे कि नहीं? लेकिन ऐसा मत बोलो कि भई सर्जन ने ऑपरेशन का बोला है और नहीं, मैं तो कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पेशेंट यही वही करते हैं कि मान लो कि मेरे को स्पाइन की तकलीफ है, मेरी तकलीफ पूरी अलग है, आपको स्पाइन की तकलीफ आप मेरे से पूछोगे, ये तो आप बोलोगे नहीं, नहीं मेरे को तो नहीं होगा ठीक। नो, नो, देयर इज़ डिफरेंट केसेस। स्पाइन के अंदर 2500 से कितने सारी सर्जरीज़ डिफरेंट टाइप की अच्छा, होती है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये सर्जरी का आउटकम वो सर्जरी जैसा ही होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। और ट्रस्ट मी, अभी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है। हुँ, तो अ, अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, अच्छे सियाम एक्स-रेज़ आ गए हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। मैं अब माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करता हूँ स्पाइन की। हुँ, तो हुँ, ऐसे में आउटकम डेफ़िनिटली बेटर आता है। हुँ, तो पहले तो मिलो, डाउट है तो 2-3 को मिलो, मिलो, लेकिन अगर 2-3 भी मिल वो सेम ही चीज़ बोल रहे हैं तो करवाओ, करना। फिर मत सोचो, फिर अपना दिमाग मत लगाओ। हुँ। सो देयर इज़ लॉट ऑफ मिथ्स। अगर फिर से चांस मिला तो फिर से बहुत से मिथ्स को अपने एक और पॉडकास्ट में अपन कवर एक और करते हैं, पॉडकास्ट में सब कुछ। स्पेशल उसमें मिथ्स ही कवर यस, करते हैं विल कि क्या-क्या हो सकता है, यस, क्या-क्या नहीं। न्यूरोसर्जरी इज़ वेरी fascinating। अच्छा, यस, उसमें इतनी सारी मिथ्स हैं जो हुँ, लोग समझ नहीं पाते हैं, ओके, बिल्कुल उसके बारे में समझ नहीं है, हुँ। तो वो क्लियर। सर अभी हिम्मतनगर में या हिम्मतनगर के आसपास के एरिया में कभी भी न्यूरो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको हमारा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दूँगा। ओके, तो वही नंबर पे आप कभी भी कॉल करोगे, हम 4 डॉक्टर्स में से कोई ना कोई आपको ऑन द स्पॉट रिसीव करेगा। ओके, मैं नंबर से ये स्क्रीन पे आ रहा होगा वो नंबर आप देख लेना, कभी भी इमरजेंसी की में ज़रूरत पड़े तो आप एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए।
अभी आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अभी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड पॉडकास्ट करेंगे। उसमें डीप में सब कुछ मिथ्स एंड फैक्ट और सब कुछ स्पाइन और ब्रेन की डिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी लास्ट हम सर से सिर्फ न्यूरो रिएक्ट राउंड कर देते हैं। सिर्फ सर आपको सिर्फ एक-एक लाइन में सबका जवाब देना है। ठीक है? ओके। सर एक वर्ड ब्रेन के लिए। अमेजिंग एंड अनप्रिडिक्टेबल। ओके। एक लाइन फेलियर के लिए। वैल्यूएबल लेसन्स टू लर्न एंड स्टेप अप। ओके। एक ऐसी कोई पेशेंट की स्टोरी जो आपकी लाइफ चेंज कर दिया हो? बहुत सी स्टोरीज है। कोई एक आप स्पेशल हो? एवरी लाइक मैंने बोला कि एवरी सर्जरी इज लाइफ सेविंग, एंड जब वही पेशेंट जब ठीक होते हैं तो एवरी पेशेंट इज इंस्पायरिंग। ओके। अभी आपके हिसाब से डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि पेशेंट को ठीक करना है। ऐसा सोचो कि यू हैव टू कंफर्ट देम। यू आर नॉट गॉड टू क्योर एवरीथिंग, एटलीस्ट यू कंफर्ट देम इन देयर इलनेस। ओके। अभी वन कोई लाइफ कोट आप देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, ऐसा कुछ एक लाइन में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? लाइफ में गोल्स क्लियर होने चाहिए फिर और उसके पीछे भागना चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं लेकिन दैट्स नॉट, आपको फेल नहीं होना। यू हैव टू ऑलवेज गेट अप और रास्ते बनते हैं। जैसे मेरे केस में अगर मैंने गिव अप किया होता तो मेरे लिए गिव अप करने के बहुत से चांसेस, लेकिन नहीं किया इसलिए आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल एज फार एज यू कीप रनिंग, कीप रनिंग। पेस छोटी हो सकती है, जैसे आई टुक सो मेनी इयर्स टू क्लियर न्यूरो सर्जरी, राइट। पेस छोटी हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है। ओके। तो अभी सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आपका कीमती वक़्त हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड ऑल्सो कि तुमने ट्राई किया कि एक न्यूरो सर्जन का लाइफ कितना क्या कैसे होता है, और लोगों को समझाया कि न्यूरो सर्जन्स कैसे टफ लाइफ के अंदर भी वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो दे शुड एटलीस्ट गिव सम यू नो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। हाँ, सही ज़रूरी है।